मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सदस्य, सभी पदाधिकारी, हम सब एक हैं। हम मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं। संदेश साफ है, बीजेपी में सब एक है और इस बयान के बाद किसी को कोई शंका है तो वो दूर कर ले, क्योंकि बीजेपी ने तो क्लियर कर दिया है कि संगठन में नाराजगी जैसा कुछ भी नहीं। अब चुनाव से पहले एकता का मैसेज देने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति जरूर होगी, क्योंकि कमलनाथ और वीडी शर्मा के हॉट टॉक को ही ले लीजिए। कमलनाथ के आरोपों के बाद सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वीडी शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। हमारे उन अध्यक्ष पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका जीवन पूरा प्रचारक की भांति संगठन के लिए निकला है, देश के लिए निकला है, समर्पण के साथ निकला है। एक भी आरोप हो तो बताएं, सामने लाएं, अन्यथा माफी मांगे। और एक भी आरोप होगा तो वो क्या अध्यक्ष जी, क्या मैं खुद आके आपके सामने जवाब दूंगा। संगठन में समन्वय की जद्दोजहद बीजेपी में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी नजर आ रही है। राजस्थान जैसे हालात एमपी में ना बने, इसको लेकर कांग्रेस सतर्क नजर आ रही है। कांग्रेस आलाकमान 26 मई को दिल्ली में एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने जा रहा है, जहां संगठन में समन्वय को कैसे बेहतर किया जाए इस पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान के हालात से दो चार हुए हैं हम लोग, वो हालात किसी अन्य राज्य में ना बने और मध्य प्रदेश में भले ये स्थिति ना हो, क्योंकि सारे नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सब ने एक स्वर से कहा कि हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ जी। तो यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है, लेकिन सामंजस्य बिठा के हाईकमान हर राज्य में यदि ये करे तो इसके परिणाम अच्छे मिले। बीजेपी की एकता और एकजुटता उसकी बड़ी ताकत है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यह संदेश भी देना शुरू कर दिया है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। विपक्षी किसी भी तरह से उनकी एकता पर वार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पार्टियों में नेताओं की नाराजगी एक बड़ी समस्या होती है। शत्रपों में बटी कांग्रेस में तो अक्सर ये नाराजगी खुलकर भी देखने को मिली है, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि संगठन के भीतर एकता का मजबूत संदेश दिया जा सके। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश देने के पीछे क्या रणनीति है? सवाल नंबर 2, चुनाव से पहले संगठन में समन्वय को लेकर इतना फोकस क्यों है? सवाल नंबर 3, क्या पार्टी में सबको एक रख पाना दोनों दल के लिए बड़ी चुनौती होगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है समन्वय और संदेश। चाहे कोई संगठन हो, चाहे जीवन हो, चाहे परिवार हो, ये दो शब्द जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, समन्वय और संदेश। संदेश ये बताता है कि हम सब किस दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें जिन निर्देशों की ज़रूरत है वो हमें वरिष्ठ जनों से और कई बार युवा पीढ़ी से भी क्या मिल रहे हैं और क्या हम सब उनको बहुत प्रसन्नता से अपने जीवन में, अपने मन में उतार कर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ है समन्वय। समन्वय ही वो कड़ी है जिसके चलते संदेश आता है हमारे पास। तो समन्वय अच्छा होता है तो उस संदेश से हमें कोई समस्या नहीं होती और उस संदेश के अनुसार हम जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और अगर चुनावी संगठन है तो चुनाव जीतने की रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ नेतागण तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। दोनों ही पार्टियां इस समय ये दिखाने में बिल्कुल ताकत के साथ जुटी हैं। मनमुटाव या मतभेद नई बात नहीं है। दोनों राजनीतिक दल अगर ये कहेंगे कि हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है तो ये सही नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि दोनों ही राजनीतिक दल बहुत मत भिन्नता से जूझ रहे हैं या उनके यहाँ अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो चुनौतियां हैं वो बड़ी ना हो, जो भी मनमुटाव और मत भिन्नता है ये आगे जाकर किसी बड़ी कलह का कारण ना बने, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो चुनौतियां अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि कई बार दबाव समूह भी बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी बनते हैं और इनकी कोशिश होती है कि चुनाव के पहले वो अपनी बात मनवा लें, लेकिन
इस तरह की चीज़ें पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ने की बात है। लेकिन पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें, चुनौतियां क्या हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे का रास्ता दोनों पार्टियों के लिए कैसा है, आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सनवर पटेल साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के और वक्फ बोर्ड के मध्य प्रदेश के चेयरमैन भी हैं। बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत ही बेहतरीन जहनीत के इंसान हैं। मिथुन अहिरवार साहब हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पीएचडी करने वाले चुनिंदा लोगों में से हैं। बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उनका भी स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, मुझे समझाइए ज़रा, दोनों ही पार्टियां इस समय ये दर्शाने में जुटी हैं कि उनके घर में कहीं कोई भी मत भिन्नता और मतभेद नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि इससे बचना तो नामुमकिन है, कम से कम मनुष्यों के लिए तो असंभव ही है। बल्कि कहा तो ये भी जाता है सनातन परंपरा में कि देवता भी इससे बचे नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर चुनौतियां तो हैं, लेकिन जो उस पर काबू पा लेगा वही बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। आप दोनों ही राजनीतिक दलों के तुलनात्मक अध्ययन की तरफ चलें तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई चीज़ किसी को दर्शाने लगे शरद जी, तो फिर वो इशारा करता है कि हाँ, दर्शाने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। और दोनों ही दलों से ये बातें सामने आने लगे तो फिर ये भी बताता है कि दोनों दलों में ठीक नहीं है। पर समय रहते रहते भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना काम करने का सलीका है। तो वो समय रहते हमने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है कि अलग अलग फोरम पर वो रखी गई, चर्चा का विषय बनी, लेकिन ऐन कैन प्रकार जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फिर वो सब एक जगह खड़े नज़र आते हैं। भले मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन दिखाने का ये प्रयास तो होता ही है कि हम सब एक है। और इस समय तो एकता के सूत्र में बंधना भी पड़ेगा। परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो आपका हमारा परिवार हो या और फिर भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जब बड़ा होता है तो फिर पीढ़ियाँ बदलती है, पीढ़ियों के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो वो सब चीज़ें देखने को मिल रही। लेकिन निश्चित रूप से एक अलग लाइन पर भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही, कांग्रेस भी काम कर रही। कांग्रेस में भी आप देखिए समन्वय, हम लंबे अरसे बाद ऐसा देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक साथ एक मोर्चे पर खड़े हैं, एक दूसरे मोर्चे पर खड़े हैं। तो इसकी ज़रूरत दोनों दलों को है। जो जितना बेहतर कर लेगा उतना बेहतर उसके लिए चुनाव हो जाएगा। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों। सनवर पटेल साहब, बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कैडर बेस्ड पार्टी। कैडर बेस्ड पार्टी में ये चीज़ें साफ रहती हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई अपने मन की बात कहने पर पाबंदी होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी कहा सुना जाएगा वो पार्टी फोरम पर और संबंधित जो मंच बनाए गए हैं पार्टी के भीतर, वहीं आप कहिएगा। कांग्रेस एक मुख्तलिफ मिजाज की पार्टी है, वहाँ भिन्नता हुआ नेता निकला अगर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, तो वो खुल के कह देगा, अरे साहब कुछ नहीं हो रहा, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा पार्टी में। ऐसा नहीं है कि इससे कांग्रेस को कोई बहुत नुकसान हो जाता है, बल्कि लोग तो कहते हैं कि मन की बात कह लेने से फ़ायदा ही हो जाता है। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं? बड़ी खबरें इन दिनों चल भी रही हैं, बीजेपी में ये, बीजेपी में वो, 2-3 बड़े मंत्री जो हैं एक किसी बड़े नेता से नाराज़ हैं। कभी बुंदेलखंड की बात होती है, कभी मालवा निमाड़ की बात हो जाती है, कभी कुछ और समझाइश दी जाती है, कभी कुछ और समझाइश दी जाती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष से लगाकर तो मंडल तक के कार्यकर्ता और मैं कहूँ बूथ तक के कार्यकर्ता सब एक है। और उस एक होने का कारण भी बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यपद्धति है, वो अपनी कार्यपद्धति पर काम करती है और ख़ास करके उसके पीछे जो एजेंडा है वो बहुत साफ है कि टिकट लेना, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना या सत्ता में भागीदारी होना, ये प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये जानता है कि उसकी प्राथमिकता है अपना संगठन, अपना राष्ट्र, अपना प्रदेश। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता, और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की सिर फुटव्वल कभी आपने नहीं देखी होगी जैसी कि अन्य राजनीतिक दलों में, और खास करके कांग्रेस में जिस प्रकार की सिर फुटव्वल होती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की कांग्रेस है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी है। अब अनेक प्रकार से हम टीवी के माध्यम से कुछ बयान दे दें, ट्विटर के माध्यम से कोई बयान दे दें, तो उससे भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस तो बहुत स्पष्ट है कि किस प्रकार से वो अलग अलग खंडों में बटी हुई है, अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है, अलग अलग छत्रपों में बटी हुई है, और वही छत्रप अपने अपने बयान देते हैं। पटेल साहब, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि नज़र बट्टू भी रखना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ मामला होना भी चाहिए, नहीं तो नजर लग जाएगी। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में
मैंने कहा है कि सब एक एजेंडे के साथ काम करते हैं और उनका जो एजेंडा है वो पहला राष्ट्र है, इसलिए कहीं ऐसी हमारे यहाँ परेशानी नहीं है। और उसके बावजूद अगर कोई बात होती है हम लोग आपस में बैठकर बात करते हैं, समीक्षा करते हैं, अगले टारगेट्स तय करते हैं और संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं विषय को हल्का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मनोचिकित्सक के पास एक दंपत्ति गए और उन्होंने कहा कि कई बार हमारे बीच में 15-20 साल की शादी हो चुकी है लेकिन कभी विवाद नहीं होता। तो उस मनोचिकित्सक के कान खड़े, उसने कहा इट इज़ अ हाईली एबनॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, ये बहुत ही असामान्य घटनाक्रम है कि पति पत्नी 20 साल से साथ रह रहे हैं, विवाद नहीं है। तो विवाद चोली दामन का साथ है, असहमति का चोली दामन का साथ है। तो ये जीवंतता पार्टी के भीतर होनी ही चाहिए और दोनों दलों में ये विद्यमान है भीतर। ये सही बात है कि इस मंच पर उसका जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन विवाद नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहरहाल मैं इसी सवाल के साथ आता हूं मिथुन अहिरवार साहब की तरफ। मिथुन जी, आपकी पार्टी, जैसा मनोज जी कह रहे थे कि वहाँ ये चीज़ें पहले की तुलना में कम हुई हैं, बल्कि खासी कम हुई हैं। और कमलनाथ जी, आपके यहाँ भी गाहे बगाहे स्वर आते हैं कि पहले सिंधिया जी से कुछ खटकती या खनकती थी, तो अब वो भी नहीं है कांग्रेस में, तो अब सब तरफ शांति है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर ऐसा है तो ये भी थोड़ा एबनॉर्मल साइन है, कुछ ना कुछ नज़र बट्टू टाइप चलना ही चाहिए। कोई ना कोई नाराज फूफा या मौसी नहीं हुई तो ये भी सामान्य घटनाक्रम नहीं है सर? देखिए, आपने दोनों ही पार्टियों का जो विश्लेषण किया बिल्कुल ठीक है, और जनता की नज़रों में भी जो विश्लेषण है वो यही है कि जहां कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से आज़ादी देती है अपनी बात को रखने की। हमारे नेताओं में ये आज़ादी रही। हमने तो बाकायदा बड़ा सम्मेलन आयोजित किए कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आपको जो कहना है कह लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि अनुशासन के नाम पर बहुत ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा ट्रेन करती आ रही है, तो दोनों पार्टियों में ये बदलाव आपको जो नज़र आ रहा है, एक आपने अच्छा जिक्र किया कि क्योंकि सिंधिया जी कुछ समय पहले यहाँ थे तो खटपट जैसी कुछ बातें आती थी, अब भाजपा में तो भाजपा में खटपट जैसी कुछ बातें आने लगी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जो डबल इंजन की बात करती हैं कि डबल इंजन के आधार पर हम सरकारों को चला रहे हैं, यदि उस इंजन में खटपट होना लगे तो उस इंजन को कहीं ना कहीं सर्विसिंग ओवरऑलिंग की जरूरत है। लेकिन सर्विसिंग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व की बार बार उनकी गाइडलाइन के बावजूद भी यदि ये खटपट हो रही है, तो जैसा कि सरकार ने भी गाइडलाइन निकाली है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो ये जो 19 साल की आपकी सरकार चली आ रही है, तो 15 साल से ज़्यादा का इंजन जो है आपकी गाड़ियों को स्क्रैप में भेजा जाने वाला है सरकार की नीतियों के अनुसार। शायद आपकी पार्टी का भी, शायद आपके उस डबल इंजन का भी वो समय आ गया है। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर सरकार और संगठन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी है, वो सरकार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि संगठन में इतनी ज़्यादा कमियाँ, इतना ज़्यादा असंतोष, इतना ज़्यादा जो समन्वय की कमी है वो सामने आ रहा है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के खिलाफ जो मुखर आवाजें होती है, कोई व्यक्ति अपनी हत्या तक का आरोप लगा देता है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हों जो जाकर के कहते हैं कि मलैया जी के खिलाफ जो है वो जो नोटिस जारी किया था वीडी शर्मा जी के अध्यक्ष रहते हुए वो शायद सही नहीं था, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी को कहना हो कि मैं अगर मुख्यमंत्री बन पाया हूं तो सिंधिया जी की वजह से बना हूं, जबकि सिंधिया जी तो कोई विधायक है नहीं। तो ये गुटबाजी आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के इंजनों में जो खटपट है इसका सीधा सीधा असर उन बोगियों पर पड़ रहा है जिसमें जनता बैठी हुई है, क्योंकि जनता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन इंजन की थी। तो यदि इंजन ठीक से नहीं चलेंगे तो जनता के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब समय तो नहीं है, लेकिन जो भी प्रयास आप कर सकते हैं अपने संगठन को बेहतर करने के, जल्दी करिए, क्योंकि 5-6 महीने जो है जनता के वो बहुत स्मूथ जाने चाहिए। आपकी सरकार के रहते हुए संशय जरूर है, लेकिन हमारी उम्मीद तो यही है कि आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाए। आज की स्थिति में आपके यहाँ हमारे विद्वान साथी ने पूरा भारतीय जनता पार्टी पर बोल दिया शरद जी। जी, उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम पूरे ठीक से कर रही है और 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है। कैसे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करे, इस बात के लिए मध्य प्रदेश की सरकार 24 घंटे चिंतित रहती है। सुबह 6 बजे भी अगर बैठक होती है तो 6 बजे बैठक बुलाकर और ताकीद किया जाता है कि जनता की समस्याओं को दूर किया जाए, और ये आपके चैनल के माध्यम से आप और हम सब देखते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने अंदर जब देखेगी तो वहाँ छत्रपों की कांग्रेस है। कहीं राहुल भैया की कांग्रेस, कहीं अरुण भैया की कांग्रेस, कहीं पचौरी जी की कांग्रेस, कहीं दिग्विजय सिंह साहब की कांग्रेस, कहीं कमलनाथ जी की कांग्रेस, और जो बड़े दो नेता हैं दोनों ने अपने बेटे की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये कांग्रेस को अपना मंथन करना पड़ेगा, अपना चिंतन करना पड़ेगा। आप कहाँ थे, कहाँ आ गए? आप 404 से देश में 44 पर आ गए, आप 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए। आपको मंथन करना पड़ेगा। हम तो 2 से फुल मेजोरिटी पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है
कि भारतीय जनता पार्टी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए पहले समर्पित कार्यकर्ता है। जी मनोज, सनवर पटेल साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में नेपोटिज्म की जो बात कर रहे हैं, और ये आरोप कांग्रेस पर भी लगता है, बीजेपी की तरफ से भी, और इन जनरल भी, राजनीति पर ही रख लीजिए, पार्टियों के नाम आप हटा लीजिए। तो क्या ये चुनाव दोनों ही पार्टियों से एक कुर्बानी की भी मांग करेगा कि अगर आप अपने भीतर की इस सोच को, या सोच ना भी कहें कि सोच नहीं है साहब हमारे भीतर, कोई नहीं मानता कि ये हमारे भीतर की सोच है, और दोनों पार्टियां कहती हैं कि ये तो, और बात सही भी है कि लोकतंत्र में तो ये जनता चुनती है, लेकिन फिर भी क्या इस बार जो जितना निर्मम होकर और जितना भाई भतीजावाद से दूर रहकर कैंडिडेट चुनेगा, जितने मिथुन अहिरवार जी और सनवर पटेल साहब जैसे चेहरे सामने आएंगे, जिनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि इनके वालिद साहब 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, इनके पिताजी या इनकी माताजी 5 बार की जनप्रतिनिधि रही हैं, उतना दोनों पार्टियों का कल्याण होगा, और उनके लिए राइट टाइम है कि इस चुनाव को और धारदार बनाने के लिए। पहली बात तो ये शरद जी कि ये जो चुनाव है बहुत अलग है। कई लोगों की राजनीति इस चुनाव की कहा जा सकता है कि शायद अंतिम राजनीति होगी, राजनीति की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, और उनके लिए करो या मरो जैसा आप बेवजह दिल धड़का रहे हैं जो देख भी रहे होंगे, ईश्वर करे किसी न किसी रूप में खूब चले साहब, नहीं खूब आगे बढ़े साहब, खूब मैंने आगे कह दिया सर जी, करो या मरो जैसा चुनाव है दोनों दलों के लिए। तो मुझे लगता है बेहतर करने की आवश्यकता तो दोनों तरफ है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है या कैडर बेस्ड पार्टी है, पर जब हम वो कैडर को याद करते हैं, कुशवाहा ठाकरे जी या बाकी प्यारेलाल खंडेलवाल जी को, तो हमें लगता है वो कैडर से थोड़ा सा अलग हो रहा है। और समय के साथ ये बदलाव आते जाते रहते हैं, क्योंकि अब ये वो युग नहीं है कि झोला टांग कर आप निकलते थे। अब ये वो युग है जब आपको एक दिन में बहुत सारी दूरियां तय करना, गाड़ियां बदलना है, नए नए मोबाइल अपने साथ रखना है। तो कहते हैं सरकार आती, सत्ता आती तो विसंगति अपने साथ लेकर आती। तो मुझे लगता है इन विसंगतियों से जूझने की जरूरत है पार्टी को, और दिखाई भी दे रही। कांग्रेस ने कुछ चीज़ों में बदलाव किया। महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि 2 नेता, एक तो कमलनाथ का चेहरा बिल्कुल साफ है, भले ही बार बार बातें आती रहती है जिसके कारण पार्टी को दिक्कत भी उठाना पड़ती है। जैसे थोड़ी देर पहले ही सज्जन वर्मा ये कह रहे थे कि हमने राजस्थान से भी सीखा है, राजस्थान जैसी स्थिति हमारे यहाँ निर्मित ना हो। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये समझने की जरूरत होगी जो जितना बेहतर, जितना अच्छा अपने अंदर समन्वय बिठा ले। समन्वय शब्द ही बहुत बड़ा है, और समन्वय से संदेश तो अच्छा जाना ही चाहिए, क्योंकि जनता भी उसी संदेश का इंतजार कर रही है। एक चीज़ ये कही जा रही है मिथुन जी इस बार कि कांग्रेस कॉपी कर रही है बीजेपी को। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने मजबूत प्रतिद्वंदी की अच्छी शैली, रणनीति, संगठनात्मक दृष्टि, विचार को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, और ऐसा कभी बीजेपी के लिए भी कहा गया कि उसने कांग्रेस की कई सारी चीज़ों को देखा जो उसे लगा कि एक पार्टी के तौर पर उसे मजबूत करेंगी, तो उसने भी उसको अपने भीतर ढालने की कोशिश की। क्योंकि आज आपके भीतर आपने देखा कि कलह बड़ी प्रॉब्लम है, बीजेपी में नहीं है। आपने अपने यहाँ कलह के टोन को कम करने की कोशिश की। आपने ये भी देखा कि आपके यहाँ एक बीजेपी में जिस तरह एक ही लीडर का दबदबा इस रूप में होता है कि वो सर्वमान्य होता है, आपने कमलनाथ जी के ज़रिए आप आगे बढ़े इस तरह से। आप और भी कोशिशें अपनी सीमा मर्यादा के भीतर कर रहे हैं, लेकिन कॉपी करने का एक नुकसान भी है कि कई जगह अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर गए तो फिर एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, उसकी भी आशंका बनी रहती है। जी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे चैलेंजर हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो वीकनेस है, दोनों का सही आकलन हमें होना चाहिए अगर हम असली लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और कमलनाथ जी, मुझे याद है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के धनबल, बाहुबल और उनकी संगठन शक्ति से। और वो आज भी इस बात को कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी, और उस पर काम भी हम लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति को हमने समझा, अपने संगठन को मजबूत किया। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, जितने हमारे बड़े नेता हैं, सब मिलकर के साथ आए। और आपने परिणाम देखा तो 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो एक इनविंसिबल जैसी स्थिति में आ गई थी, उसको उन्होंने हराने का काम किया। तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की जो जोड़ी हुई वो 1 और 1 11 की जोड़ी साबित तो हुई। डिलीवर उन्होंने पहले भी किया, इस बार
बार भी उनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करेंगे। हमारा मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सरकार जो आ रही है उस पर तो मैं आऊँगा कि कैसे हम लोग विकास के पैमानों पर पिछड़ गए, लेकिन मध्य प्रदेश जिन इलाकों में बटा हुआ है, आप विंध्य की बात कर लें तो वहाँ से नारायण त्रिपाठी जी आते हैं साहब, वो कहते हैं मैं विंध्य जनता पार्टी एक अलग बनाने वाला हूँ। मालवा में आप आ जाइए तो कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं साहब वो यहाँ गुजरात मॉडल लागू हो जाना चाहिए, हम जानते हैं गुजरात में क्या हुआ था। आप आ जाएं छिंदवाड़ा की ओर तो छिंदवाड़ा में तो हम मजबूत हैं ही। आप आ जाएं ग्वालियर चंबल में तो वहाँ एक विद्रोह जैसी स्थिति जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, वहाँ के नेता मुखर होकर के मध्य में आप आ जाएं, प्रज्ञा सिंह जी के क्या बयान होते हैं अपनी पार्टी के लाइन के अनुसार होते हैं, प्रधानमंत्री जी का उनके बारे में क्या कहना है कि मैं माफ़ कर पाऊंगा। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं के जरिए यदि भारतीय जनता पार्टी की कमियां संगठन की भी सामने आ रही हैं और हम लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मुद्दों पर लड़ने पर आधार पर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम प्रोग्रेस करते दिख रहे हैं। और ये सभी न्यूट्रल, आपके भी विश्लेषण में ये बात सामने आएगी कि कांग्रेस में शायद वो जो कमियां गिनी जाती थी वो आज नहीं है। इसका कारण ये है कि जनता की हमसे जो अपेक्षाएं, हमको जो एक कार्यकाल दिया गया था उस कार्यकाल को हमें वापस लेना और सरकार के रूप में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कमी उनके सरकार के चलने में भी दिखाई देती है और यही कारण है कि विकास के विभिन्न पैमानों पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमारी कोशिश होगी हमारी सरकार में और हमारे संगठन में ऐसा ना हो। सनवर साहब, आपकी पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हम पूरी ताकत से अपने पैर ज़मीन पर टिका कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कर्नाटक की बीजेपी की हार ने हमें और चौकन्ना और सतर्क किया है। ये अच्छी बात है अगर इस तरह के सबक सीखे जा रहे हैं। सबक दोनों पार्टी के बड़े मजबूत हैं। कांग्रेस भी गाफिली में नहीं चली गई है कर्नाटक जीत के कि अब वैसा ही मध्य प्रदेश का नतीजा हो जाएगा। उसे मालूम है कि बीजेपी एक कितनी मजबूत पार्टी है और जब इसके साथ आरएसएस और केंद्रीय यूनिट बीजेपी की जुड़ जाती है तो बीजेपी से टक्कर लेना आसान नहीं रह जाता। तो कांग्रेस भी बहुत सतर्क है और दो सतर्क टीमें जब फाइनल में उतरती हैं तो साहब मैच बड़ा कांटे का होता है। तो आप क्या क्या और चीज़ें लेकर आगे बढ़ने के लिए जो आप आश्वस्त कर सकते हैं अपनी पार्टी की रैंक एंड फाइल को भी और मध्य प्रदेश के लोगों को भी कि बीजेपी पूरी तरह से मोर्चे पे डटी है और अपनी हर एक खूबी खामी सबका बड़ा बेहतरीन मूल्यांकन करके चुनाव में उतरने जा रही है। देखिए शरद जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपकी जिन सज्जन से बात हुई, हमारे किन नेता से बात हुई, तो उन्होंने भी एक बात तो बिल्कुल सही कही कि हम जमीन पर खड़े होकर काम करने वाले लोग हैं, धरातल पर रहकर काम करने वाले लोग हैं। अब रही बात संगठन की, जहां तक बात चल रही थी तो मिथुन जी ने खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश के वर्तमान के कमलनाथ जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमारी लड़ाई है। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन से इनकी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत संगठन है, नीचे तक पहुंचा हुआ संगठन है, नीचे तक जाकर काम करने वाला संगठन है, तो यही तो हमारी संगठन शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति के सामने सज्जन वर्मा साहब का क्या बयान आया, वो भी बड़े नेता हैं। सज्जन वर्मा साहब ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर हमारे हाल ना हो जाए। ये क्यों कहा? क्योंकि उनको पता है कि उनकी हालत पतली है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन के बल पर, अपनी संगठन शक्ति के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वो जो जनहितैषी योजनाएं चला रही है, जो हितग्राहियों को लाभ देने का काम कर रही है, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद लगातार पिछले सालों की तरह, जैसा 18 की बात कही हमारे विद्वान मित्र ने, अब 18 में भी जो वोटों का प्रतिशत था वो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा था, लेकिन संख्या की दृष्टि से अगर कांग्रेस आगे थी तो कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 15 माह में कांग्रेस के त्राहिमाम के कारण कांग्रेस की सरकार गिरी। और उस 15 माह में भी जब लोकसभा के चुनाव आए तो 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। 20 में क्या हुआ, 28 में से 19 सीटें ये लोग हारे। 21 में क्या हुआ, 4 में से 3 सीटें हारे और 22 के नगरीय निकाय के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव हमारे सामने हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम बार अलग हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब वो 2018 में तो आप जीत गए लेकिन उपचुनाव हम जीत गए, फिर कहते हैं साहब लोकसभा में आ गए। मध्य प्रदेश का जो चुनाव 2018 में, सनवर जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि मैंने इस बात को स्वीकार किया, बिल्कुल मेरे नेता बोल रहे हैं तो मैं स्वीकार करूंगा। एक बात और मैं स्वीकार करूंगा कि उसी संगठन शक्ति को उन्होंने परास्त भी किया 2018 में और
2023 में 2/3 बहुमत से आपको हरा करके फिर आपके संगठन शक्ति को कमजोर साबित वो कर करके दिखाएंगे। मेरे नेता ने कहा देखने से तो मना नहीं कर सकते, एक बार ख्वाब पूरा कर कोई भी देख सकता है, सपना सच कर चुके हैं सर 2018 में, 2023 में फिर सपना सच होगा, हर कांग्रेसी का सपना सच होगा, हर मध्य प्रदेश के नागरिक का सपना सच होगा। आपकी सरकार जिसने जनतंत्र को छला, जिसने बेरोजगारी बढ़ाई, जिसने महंगाई बढ़ाई, जिसने मध्य प्रदेश के विकास के पैमाना हमेशा पिछड़ा रखा, आपकी अरे आप दोनों को शुभकामनाएं सर, आप दोनों को शुभकामनाएं। अपने ख्वाबों को बीजेपी और कांग्रेस अपने ख्वाबों में हकीकत की ताबीर बोलते हैं सरवर साहब, उर्दू में क्या बोलते हैं कि ख्वाबों की ताबीर जो है सच्चाई के रंग भरे हैं आप अपने सपनों में। सपने सच भी होते हैं और 18 में बिल्कुल होंगे सपने सच। आप दोनों के सपनों के लिए हमारी तरफ से भ्रम बार बार नहीं फैलाया जा सकता, किसी को भ्रमित बार बार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। जी बोलिए मनोज। शरद जी, मुझे लगता है दोनों दलों के लिए कड़वी जो दवा जिसे कहते हैं ना, अब कड़वी दवा की जरूरत भी होगी। और जो आपने कहा था अब बलिदान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बहुत कुछ पा लिया जिन्हें पाना था, अब उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। तो दोनों दलों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा, और जहां जरूरत होगी दोनों को कड़वी टैबलेट भी देना पड़ेगी। सबसे इस बार का चुनावी रण इसलिए और रोचक है कि दोनों ही पार्टियों के शासन पर जनादेश की अपेक्षा है। कांग्रेस का भी शासन है इन 5 सालों में और बीजेपी का भी। बीजेपी का आप कह सकते हैं 60% है, तो आप कह सकते हैं कि करीब करीब 25% कांग्रेस का शासन है, 75% अगर बीजेपी का है तो 3.5 साल बनाम 12, 13, 14 महीने। और इसी के बीच में दोनों ही पार्टियां बड़े अलग अलग, बीते 6 महीनों में 2 राज्यों पर अगर कांग्रेस ने अपना परचम फहराया है तो बीजेपी ने पूर्वोत्तर में और गुजरात में ज़बरदस्त सफलता हासिल की है, और उसके पहले उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त सफलता 2022 में हासिल की है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ही पार्टियों के लिए कि पल्ला इधर भारी हो जाता है, फिर इधर से बीजेपी कहती है कि आप तो बहुत पीछे छूट गए, फिर कांग्रेस कुछ सफलताओं के पुष्प लेकर चली आती है। तो मध्य प्रदेश का चुनावी रण बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी है, मिजोरम भी है, तेलंगाना भी है। देखेंगे कि 2023 का ये रण किधर जाएगा, लेकिन गलती करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है समन्वय, संदेश और उसके साथ त्याग की, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं फिर कहूँगा दोनों दलों को शुभकामनाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए अपनी ताकत से इसी तरह। बहुत शुक्रिया सनवर पटेल साहब, बहुत धन्यवाद मिथुन अहिरवार जी, और बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, झीरम के जख्म कितने भरे कितने हरे। नमस्कार।